नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश छिंपा आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपने शुरू कर रहे हैं इतिहास और पूरा सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने इतिहास के बारे में, इतिहास क्या होता है और किस प्रकार से इतिहास को डिवाइड किया जाता है और क्यों डिवाइड किया जाता है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं इतिहास। तो साथियों, जो इतिहास शब्द है, इस इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। इतिहास शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, यानी जैसा राइटरों ने लिख दिया फिर वो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम रखा जाता है इतिहास। भले ही एक बात को दो राइटर अलग अलग लिख दे, उस कंडीशन में भी दोनों बातें सही है। हम ये नहीं बोल सकते कि एक गलत होगा और एक सही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अपने पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। अगर मैं नॉर्मल बात करूं, जैसे एक प्रसिद्ध युद्ध आता है, दिल्ली के राजा अकबर और एक राजस्थान के राजा महाप्रताप, दोनों के बीच एक युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। उसकी अलग अलग तारीख आती है। एक तो आती है 18 जून 1576 और एक आती है 21 जून 1576। यानी युद्ध तो एक ही था, बट उसकी जो डेट है वो दोनों राइटरों ने अलग अलग लिख दी। एक लिखता है 18 जून और एक लिखता है 21 जून। लेकिन अब हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों में से कोई एक सही है और एक गलत है। हमें दोनों ही सही माननी है, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। अब गोपीनाथ शर्मा ने 21 जून लिखा, बदायूनी ने 18 जून लिखा, तो दोनों राइटरों के अनुसार पूछ लिया जाए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हमें लिखना पड़ता है 21 जून, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या बदायूनी के अनुसार आ जाए तो 18 जून। तो मित्रों, सब्जेक्ट आपका इतिहास। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, मतलब जैसा राइटरों ने लिख दिया फिर वो हमें स्वीकार करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इतिहास को जब पढ़ना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले साथियों इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जिसे अपने नॉर्मल बोलते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो साथियों, इस प्रकार से इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। अब बात करें कि प्राचीन इतिहास कब से लेकर कब तक था, तो प्राचीन इतिहास मित्रों आपका प्रारंभ से लेकर के 1206, प्रारंभ से लेकर के 1206 जो आपका ईस्वी सन है, यहां तक प्राचीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 1206 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक का जो इतिहास है, इसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। और यदि मैं आधुनिक इतिहास की बात करूं तो 1707 से लेकर के वर्तमान तक की जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी को काउंट किया जाता है आधुनिक इतिहास में। तो इस प्रकार से इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। प्राचीन इतिहास 1206 और मध्यकाल 1206 से 1707 और आधुनिक 1707 से वर्तमान तक। अब यदि बात करें कि 1206 ही क्यों लिखा गया, यहां पर 1707 ही क्यों लिखा गया, तो इनके आंसर जानने के लिए हमें सबसे पहले 3 क्वेश्चन पुट कर रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन कि भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो हमारा आंसर रहता है मित्रों मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। अब जो ये बंदा था मोहम्मद बिन कासिम, इस बंदे ने अटैक किया था 712 में सिंध प्रांत के राजा दाहिर पर। सिंध प्रांत के राजा दाहिर पर अटैक करता है 712
712। चलिए थोड़ा सा मैं एक मैप की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। ये मान लिया कि अपना इंडिया है। अब क्या हुआ मित्रों, अपने इंडिया से इस साइड में आपकी जो अरब कंट्रीज है, इन अरब कंट्रीज में इस समय मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था। और जब मुस्लिम धर्म का उदय हुआ तो अपने इस साइड में वर्तमान में पाकिस्तान, और उस समय ये भारतीय था मित्रों। पता है आपको कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था भारत से अलग होकर। तो प्राचीन काल में ये भी भारत का ही पार्ट था। तो जो ये अरब कंट्रीज है, यहां पर मित्रों मुस्लिम धर्म का नया नया उदय हुआ था और अब मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे मित्रों। तो यहां पर खलीफा था मंसूर हज्जाज। मंसूर हज्जाज। इसी मंसूर हज्जाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। और इस मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। और इस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के राजा दाहिर पर अटैक किया और इस युद्ध के अंदर विजय हो जाती है मित्रों मोहम्मद बिन कासिम की। और यह अटैक हुआ था 712 में। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712। और आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत के राजा दाहिर पर आक्रमण कर देता है और विजय हो जाती है। हालांकि एक साल पहले भी अटैक हुआ था 711 अब्दुल्ला और बुंदेला के द्वारा, बट वो असफल हो चुका था। इसी मंसूर हज्जाज ने ही भेजा था, वो असफल था। इसलिए प्रथम मुस्लिम आक्रमण काउंट किया जाता है इसी मोहम्मद बिन कासिम के 712 के अटैक को कहा जाता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। तो चलिए पहला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मित्रों भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हमारे सामने आंसर आता है मोहम्मद गोरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी था। याद रहे मित्रों, हम लोग पढ़ते हैं कि 1191 और 1192 तराइन के दो युद्ध हुए थे, जिसे कहा जाता है तराइन का फर्स्ट युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध। दोनों युद्ध हुए थे मित्रों इसी मोहम्मद गोरी और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान। हालांकि जो दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, ये मित्रों राजस्थान में अजमेर रियासत का भी शासक था। इसके नाना की तरफ से इसे दिल्ली का शासन मिला था। तो दिल्ली का राजा था इस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और मित्रों दूसरी साइड से अटैक करने आता है मोहम्मद गोरी। और यदि मैं मोहम्मद गोरी की बात करूं मित्रों, तो मोहम्मद गोरी आया था गजनी से। और गजनी पड़ता है आपका अफगानिस्तान में। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। यहां पर गजनी एक छोटा सा क्षेत्र है मित्रों। तो गजनी का था इस समय मोहम्मद गोरी। और इसी मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर। तो दोनों के बीच में यहां पर हरियाणा के अंदर युद्ध हुआ था और इसी युद्ध को कहा जाता है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी 1191 और 1192 में दो युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध में विजय हो जाती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, जबकि दूसरे युद्ध में विजय हो जाती है मोहम्मद गोरी की। और जैसे मोहम्मद गोरी की 1192 में विजय हो जाती है तो दिल्ली पर अधिकार हो जाता है साथियों मोहम्मद गोरी का। और जब दिल्ली पर अधिकार हुआ मोहम्मद गोरी का, तो इससे पहले मोहम्मद गोरी कहां का राजा था? तो गजनी का। मतलब अब बंदा तो एक था मोहम्मद गोरी, लेकिन साम्राज्य कितने हो गए इसके पास? दो, एक गजनी और दूसरा दिल्ली। और एक समय में एक बंदे को केवल एक स्थान का ही राजा माना जाता है मित्रों।
अब मोहम्मद गौरी जो था उसके कोई भी पुत्र नहीं था, और जब गौरी के कोई पुत्र नहीं था तो गौरी गया मित्रों गुलाम मार्केट, दिल्ली में गुलाम मार्केट लगा करती थी, बंदे बेचे जाते थे, गुलाम बेचे जाते थे, और उसी गुलाम मार्केट से एक बंदा खरीद कर लाया मित्रों जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम मार्केट से एक बंदा खरीद कर लाया था, एक गुलाम खरीद कर लाया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद कर लाया गया तो इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक एक सामान्य व्यक्ति था, नॉर्मल व्यक्ति था, जबकि गौरी से यहाँ का राजा बनाना चाहता था। यही रीजन था कि गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को युद्ध वगैरह करना सिखाया गया, उसे राजकाज का कार्य करना सिखाया गया, और बंदा पूरी ट्रेनिंग लेकर के तैयार हो चुका था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। अब गौरी को लगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक अच्छी प्रकार से एक राजा बनने के योग्य हो चुका है। यही रीजन था कि गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का राजा घोषित कर दिया 1206 में। तो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है मित्रों कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था मित्रों कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का राजा कब बना? 1206। और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का राजा किसने बनाया? तो मोहम्मद गौरी ने। तो पहला क्वेश्चन कि भारत पर अटैक करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में अटैक करता है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। 1191 1192 त्राइन के दो युद्ध, पहले युद्ध में चौहान तृतीय की विजय और दूसरे युद्ध में गौरी की विजय। फिर तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो हमें आंसर मिला कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का राजा किसने बनाया? तो मोहम्मद गौरी ने। कब बनाया? 1206। 1206। यही रीजन है कि यहां पर सन क्या आ रहा है मित्रों? आपका 1206 आ रहा है। 1206 में भारत का प्रथम मुस्लिम शासक आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब कि ये प्रथम मुस्लिम शासक था, तो इससे पहले मुस्लिम शासक नहीं थे, और जब इससे पहले मुस्लिम शासक नहीं थे तो हमने इसे नाम दिया कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक। और जैसे ही भारत का प्रथम मुस्लिम शासक आया हमने इतिहास का नाम दिया साथियों, नाम लिख दिया हमने मध्यकालीन इतिहास। जैसे ही मुस्लिम राजा आया इतिहास का नाम हो गया मध्यकालीन इतिहास। तो फिर इससे पहले कौन से धर्म के राजा थे? हिंदू। कहने का मतलब कि जब तक हिंदू राजा थे इतिहास प्राचीन था, जैसे ही मुस्लिम राजा आए इतिहास मध्यकालीन हुआ। और याद रहे कि अंतिम शक्तिशाली मुस्लिम राजा औरंगजेब था। हालांकि अंतिम मुस्लिम राजा डायरेक्ट पूछ लिया जाए तब तो बहादुर शाह जफर जो 1857 की क्रांति के समय मारा जाता है, लेकिन औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुस्लिम राजा था और इसकी मृत्यु हो जाती है 1707। मतलब मुस्लिम राजा आया 1206, अंतिम शक्तिशाली मुस्लिम राजा की मृत्यु होती है 1707। मतलब जब तक मुस्लिम राजाओं का दिल्ली पर अधिकार रहा मध्यकालीन इतिहास रहा, और जब तक हिंदू राजाओं का दिल्ली पर अधिकार रहा प्राचीन इतिहास रहा। और आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं मित्रों अंग्रेज। कहने का मतलब प्राचीन इतिहास में हिंदू राजाओं को पढ़ा जाता है, मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम राजाओं को पढ़ा जाता है, और आधुनिक इतिहास में अंग्रेजों को पढ़ा जाता है। तो जैसे ही भारत का प्रथम मुस्लिम राजा आता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206, तो इतिहास कौन सा हो जाता है आपका? मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जिसे अपने सामान्यतः बोलते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब साथियों इनको थोड़ा थोड़ा आगे और अपने डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने इतिहास को कितने पार्टों में डिवाइड किया? 3 पार्टों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब जो प्राचीन इतिहास था मित्रों, ये हमने सबसे पहले डिवाइड किया कि प्रारंभ से लेकर के 1206
और मध्यकाल आपका 1206 से 1707 और आधुनिक इतिहास आपका 1707 से लेकर के वर्तमान तक। तो आइए इसे थोड़ा और डिवाइड कर देते हैं अपने प्राचीन इतिहास को। तो प्राचीन इतिहास को मित्रों दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। अभी हमने क्वेश्चन पुट किया कि भारत पर आक्रमण हुआ था या प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712, मतलब मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे 712 में, बट प्रथम मुस्लिम राजा कब बना? 1206 में। मतलब प्रारंभ तो हो चुके थे अटैक 712 और राजा आया 1206 में। और जैसे 1206 में राजा बना मुस्लिम तो हमने नाम दिया मध्यकालीन इतिहास। तो इससे पहले के इतिहास को नाम दे दिया जाता है पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल से पहले पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल कब से कब तक रहेगा फिर? तो ये रहेगा मित्रों 712 से लेकर के 1206 ईस्वी तक। तो इससे पहले ये आपका प्राचीन का प्राचीन रह जाएगा। और इसको यदि मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा आपका प्रारंभ से लेकर के 712, प्रारंभ से 712। तो इस प्रकार से प्राचीन इतिहास को दो पार्टों में डिवाइड किया, एक तो प्रारंभ से 712 और दूसरा 712 से 1206। यहां से प्रथम अटैक प्रारंभ होता है और प्रथम मुस्लिम राजा आता है 1206। इसी प्रकार से साथियों मध्यकालीन इतिहास को भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला आता है आपका दिल्ली का सल्तनत काल, दिल्ली का सल्तनत काल। और ये सल्तनत काल है मित्रों आपका 1206 से लेकर के 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध तक। और सल्तनत काल के बाद आता है दिल्ली में मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य की मैं बात करूं तो 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध से लेकर के 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक था मित्रों। तो मध्यकालीन इतिहास को भी कितने पार्टों में डिवाइड किया जाता है? दो पार्टों में, दिल्ली का सल्तनत काल और दिल्ली का मुगल काल। अब बात करें कि यहां पर डिवाइड कैसे हुआ कि 1206 तो चलो था अपने पास, तो 1526 क्यों आया? तो मित्रों क्वेश्चन आ जाए कि मध्यकालीन इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो मध्यकालीन इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध था साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था यह लड़ा जाता है मित्रों 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और यह हुआ था मित्रों दिल्ली के सल्तनत काल के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों हरियाणा में सभी एग्जाम के लिए। दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम राजा था साथियों इब्राहिम लोदी। और दूसरी साइड से फरगना से आ जाता है बाबर। फरगना भी आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। यहां से आ जाता है साथियों बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है अपने हरियाणा में ही 21 अप्रैल 1526 को। और इसी युद्ध के अंदर साथियों लड़ता हुआ मारा जाता है इब्राहिम लोदी और युद्ध में विजय हो जाती है बाबर की। और इसी बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो पहला क्वेश्चन कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526। मध्यकालीन इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा जाता है क्योंकि साथियों इस युद्ध के एक साइड दिल्ली का सल्तनत काल था तो दूसरी साइड दिल्ली का मुगल काल था। सल्तनत काल का अंतिम राजा कौन था? तो इब्राहिम लोदी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक या मुगल साम्राज्य का प्रथम राजा कौन था? तब भी हमारा आंसर रहेगा बाबर। इब्राहिम लोदी कौन से युद्ध में मारा गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन से युद्ध के बाद हुई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका मध्यकालीन इतिहास, इसे हमने दो पार्टों में डिवाइड किया। तो नेक्स्ट आ जाता है साथियों आपका दिल्ली आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास को साथियों तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला आपका रहेगा 1707 से 1919। दूसरा आ जाता है 1919 से लेकर के 1948। और तीसरा आ जाता है 1948 से वर्तमान। तो इस प्रकार से आधुनिक इतिहास को तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है।
1707 से 1919, 1919 से 1948 और 1948 से वर्तमान तक। 1948 से वर्तमान तक। तो इस प्रकार से इतिहास को आधुनिक इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। अब बात करें कि आधुनिक इतिहास को इस प्रकार से डिवाइड क्यों किया गया, यहां पर 1919 क्यों आया, यहां पर 1948 क्यों आया। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो थी 1919। 1919 में एक हत्याकांड हुआ था जिसे इतिहास में कहा जाता है साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब क्या हुआ कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो महत्वपूर्ण घटना यह नहीं थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इससे तो बहुत हत्याकांड हुए थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी भारतीयों के सहयोगी और अंग्रेजों के विरोधी हो जाते हैं। कहने का मतलब इससे पहले तक महात्मा गांधी अंग्रेजों के सहयोगी थे, लेकिन जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी अंग्रेजों के विरोधी हो जाते हैं और भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था महात्मा गांधी ने, और गांधी की मृत्यु हो जाती है 1948। इसलिए साथियों 1919 से लेकर 1948 तक के युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, और इसी गांधी युग को आधार मानकर आधुनिक इतिहास को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया। तो 1919 से लेकर 1948 का युग किस नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां से गांधी ने भारतीय राजनीति में भाग लेना शुरू किया और यहां पर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके गांधी की हत्या कर दी थी। तो फिर 1707 से 1919 ये रहेगा साथियों आपका आधुनिक इतिहास, और 1948 से वर्तमान ये भी रहेगा आपका आधुनिक इतिहास। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट गांधी युग 1919 से लेकर के 1948 तक। तो इस प्रकार से साथियों इतिहास को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया जाता है। इतिहास शब्द का अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। फिर हमने इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन प्रारंभ से 1206, मध्यकाल 1206 से 1707 और आधुनिक 1707 से वर्तमान। फिर हमने प्राचीन को 2 पार्टों में डिवाइड किया, प्रारंभ से 712 और 712 से 1206। मध्यकाल को हमने डिवाइड किया, तो यहां पर आधार माना हमने पानीपत के प्रथम युद्ध को, जो कि मध्यकालीन इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध था, और इसी के आधार पर 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है मध्यकालीन इतिहास। प्रारंभ में दिल्ली का सल्तनत काल 1206 से 1526 और फिर दिल्ली का मुगल काल 1526 से 1707। इसी प्रकार से आधुनिक काल 1707 से वर्तमान तक 3 पार्टों में डिवाइड किया, 1707 से 1919, 1919 से 1948 गांधी युग और फिर 1948 से वर्तमान तक। तो ये था आपका इतिहास का वर्गीकरण, जो कि सामान्यतः इतिहास पढ़ने से पहले पढ़ा जाता है साथियों। तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।